नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 13। जी हाँ, हिंदी साहित्य निःशुल्क टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 13 और इससे पहले 12 टेस्ट हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। उन्हें भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें भी आप ज़रूर देखें। आज हम टेस्ट नंबर 13 लेकर के आए हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप स्कूल लेक्चरर, जी हाँ दोस्तों, हिंदी विषय से अगर आप स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड या फिर आप नेट जेआरएफ, नेट स्लेट जेआरएफ जो भी एग्ज़ाम्स हिंदी से रिलेटेड हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस टेस्ट में हमने बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका संकलन आपके लिए किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। देखिए, पहला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज किस प्रकार का ग्रंथ है? जी हाँ दोस्तों, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। जी हाँ दोस्तों, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित जो शिव सिंह सरोज है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प एक, वर्णानुक्रम पद्धति। यानी कि यह जो ग्रंथ है ये कौन सी पद्धति पर लिखा हुआ है? वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें वर्ण के आधार पर जो इतिहास ग्रंथ है, जो इतिहास के जो कवि हैं हिंदी साहित्य के, उनका इसमें वर्णन किया गया है वर्ण के आधार पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद किस पद्धति पर आधारित ग्रंथ है? वर्णानुक्रमी, कालानुक्रमी, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, कालानुक्रमी पद्धति। जी हाँ दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद जो साहित्यिक ग्रंथ है मिश्र बंधु द्वारा रचित, यह कौन सी पद्धति पर आधारित ग्रंथ है? साथ ही उसका सही जवाब होगा कालानुक्रम, यानी कि काल के अनुसार कवियों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की किस पद्धति में साहित्य का न केवल वर्णन किया गया है बल्कि काव्य शास्त्रीय एवं समाज शास्त्रीय मूल्यांकन भी किया गया है? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न को एक बार फिर से आप पढ़ लें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास की किस पद्धति में साहित्य का न केवल वर्णन किया गया है बल्कि काव्य शास्त्रीय एवं समाज शास्त्रीय मूल्यांकन भी किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, विधेयवादी पद्धति। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में किस पद्धति को अपनाया है? वर्णानुक्रम, कालानुक्रमी, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। साथ ही इसका सही जवाब होगा विकल्प 4। जी हाँ दोस्तों, विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, वो कौन सी पद्धति पर आधारित है? विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में साहित्य इतिहास के किस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विधेयवादी दृष्टिकोण, परंपरावादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न देखिए, कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हमने इन सारे प्रश्नों का संकलन आपके लिए विशेष रूप से किया है। प्रश्न दोबारा देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिनका देखिए 2 ग्रंथों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसमें कौन सी पद्धति कह सकते हैं या फिर साहित्य इतिहास के कौन से दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो इसका सही जवाब होगा साथी यहाँ पर विकल्प 3, परंपरावादी दृष्टिकोण। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो अपने साहित्य ग्रंथ लिखे उसमें कौन सी दृष्टिकोण या कौन सी पद्धति को अपनाया? परंपरावादी दृष्टिकोण को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर नामवर सिंह, मृदुला गर्ग। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, सुमन राजे। जी हाँ, डॉक्टर सुमन राजे का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला प्रश्न है, पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित साहित्य ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह लिखा गया सन 1870 में, 1871 में, 1872 में, 1873 में? देखिए, अच्छा प्रश्न है। पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित साहित्य ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह ये कब लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा 1873 में। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 इसका सही जवाब होगा। जो भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ है पंडित महेश दत्त शुक्ल का, ये 1873 में लिखा गया। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से आने की संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को ही स्थान दिया गया है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं उर्दू कवियों को नहीं। देखिए 4 ऑप्शन है, ईश्वर दलाल लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। अब देखिए प्रश्न को दोबारा समझें, हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ में केवल हिंदी के ही कवियों को स्थान दिया गया, अर्थात हिंदी के कवियों को ही रखा गया है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और उर्दू के कवियों को इसमें जगह नहीं दी गई है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये है जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है, इतिहास ग्रंथ है, इसमें केवल हिंदी के कवियों को ही स्थान दिया गया है, बाकी भाषा के कवियों को स्थान नहीं दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन दोस्तों इसी सवाल को कई बार हम गलत कर देते हैं, इसलिए यह प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, जॉर्ज ग्रियर्सन। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास का अब तक का सर्वाधिक वृहद ग्रंथ जिसमें लगभग 5000 कवियों के जीवन साहित्य का वर्णन मिलता है, कौन सा है। शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। देखिए प्रश्न को दोबारा समझिए, हिंदी साहित्य इतिहास का अब तक का सर्वाधिक वृहद ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ जिसमें लगभग 5000 कवियों के जीवन साहित्य का वर्णन मिलता है, कौन सा है। साथ ही इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, मिश्र बंधु विनोद। जी हाँ दोस्तों, अब तक का सर्वाधिक वृहद इतिहास ग्रंथ जिसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन साहित्य का वर्णन मिलता है, कौन सा ग्रंथ है, मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही लिए हैं। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। साथियों यहाँ पर जानकारी दे दूं कि ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के बारे में कहा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से, यानी कि इस ग्रंथ से ही लिए हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, मिश्र बंधु विनोद। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी ग्रंथ से कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, मिश्र बंधु विनोद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद में सारे रचना काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है, 6, 7, 8, 9। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 यानी कि 8। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित जो मिश्र बंधु विनोद है, इसमें सारे रचना काल यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो सारा रचना काल है उसको कितने कालखंडों में बांटा गया है, 8 कालखंडों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। साथियों प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कई बार हम गलतियां कर देते हैं आसान से प्रश्न में, इसलिए इस प्रश्न को भी अच्छे से आप देखें समझें। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, सन 1929। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1929। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही जवाब होगा साथियों रामचंद्र शुक्ल, जो कि इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है ये कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ऐसा किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इतिहास हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास। साथियों थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, आलोचनात्मक इतिहास ये यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ है, इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ को अधूरा भी माना गया है कि ये इतिहास ग्रंथ अधूरा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्योंकि इसमें भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, भाषा के बादशाह हैं,
भाषा कबीर के सामने लाचार नजर आती है, भाषा की मानो हिम्मत ही नहीं कि उस फकीर की किसी फरमाइश को पूरा न कर सके। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। साथियों बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास के बारे में ये बात कही है, जो कि बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस विद्वान ने भक्ति काल का उद्भव इस्लाम की प्रतिक्रिया में मानते हुए कहा था, अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर की करुणा व भक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि किस विद्वान ने ये कहा था कि भक्ति काल का उद्भव इस्लाम की प्रतिक्रिया है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब होगा साथियों विकल्प 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। इन्होंने भक्ति काल का उद्भव इस्लाम की प्रतिक्रिया को मानते हुए कहा था कि अपने पुरुष से हताश जाति के पास ईश्वर की करुणा और भक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही क्या था? इसका सही जवाब होगा विकल्प 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भक्ति साहित्य को इस्लामिक प्रभाव के रूप में नहीं मानते हुए इसे एक स्वतः स्फूर्त विकास माना और कहा कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। इसका सही जवाब होगा साथियों विकल्प 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन का खंडन करते हुए ये बात कही थी कि भक्ति साहित्य को इस्लामिक प्रभाव नहीं माना इन्होंने। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामिक प्रभाव माना, लेकिन इन्होंने इस्लामिक प्रभाव नहीं मानते हुए बल्कि एक स्वतः स्फूर्त विकास माना और क्या कहा कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1963, सन 1964, 1965, 1967 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा सन 1965 ईस्वी, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र द्वारा लिखित जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है इसका रचनाकाल या प्रकाशन वर्ष है सन 1965 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य नाम दिया? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों इसका सही जवाब होगा डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल एवं जातीय साहित्य नाम दिया। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 इसका प्रकाशन वर्ष है। के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 3 इसका सही जवाब होगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 के लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को आप कंठस्थ कर ले, क्योंकि इस प्रश्न के आने की जो चांस है इस प्रश्न के आने का वो हर परीक्षा में बना रहता है। 12 खंडों में, 16 खंडों में, 18 खंडों में, 21 खंडों में। साथ ही इसका सही जवाब होगा 16 खंडों में, यानी कि नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है ये कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 16 खंडों में। विकल्प 2 इसका सही जवाब है, 16 खंडों में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। इसका सही जवाब है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 1 इसका सही जवाब है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने संपूर्ण साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा? लेकिन हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में संपूर्ण साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा? 9, 11, 13, 15। तो साथ ही इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, 11, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में बांटा। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
किस विद्वान के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस इतिहास ग्रंथ के लिए या कौन से इतिहासकार के लिए कही? तो इसका सही जवाब होगा साथियों विकल्प 2, मिश्र बंधु। जी हाँ, मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सारे रचनाकार को केवल मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधु द्वारा रचित है उसके काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही थी। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट पेपर आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर एजुकेशनल और मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियो जो अवेलेबल हैं उन्हें भी आप जरूर देखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो बहुत सारे उपयोगी वीडियो चैनल पर हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।